बिहार की राजनीति इन दिनों भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर काफ़ी गरमाई हुई है। साथ ही साथ चर्चा बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी हो रही है और इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आज तक पर अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। धन्यवाद। 6 महीने का वक्त बीत गया, आपने अभी तक मीडिया से कुछ बातचीत की नहीं है। कैसा रहा 6 महीने के पहले, जरा बता दीजिए। चुनाव हारे, इतना बुरा प्रदर्शन रहा, उसके बाद 6 महीने फिर से चीज़ों को समेटने के लिए, फिर से उसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि 6 महीने में संगठन को पुनर्गठित करके बिहार नवनिर्माण के लिए जो अगले 4-4.5 साल काम करना है, उसकी तैयारी करके काम शुरू करेंगे। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपना बेस जो पार्टी का है या मेरे रहने का है, इसको बिहार नवनिर्माण आश्रम यहाँ बनाया है। यहीं पे अभी से लेकर अगले 4-4.5 साल तक यहीं पे रहेंगे, और ताकि बिहार के समाज से, बिहार जन स्वराज के कार्यकर्ताओं से जो हम लोग की विचारधारा है, जो हम लोग बिहार में प्रयास कर रहे हैं, उसको यहीं से उसको संपादित किया जा सके और उसको घर घर पहुँचाया जा सके। पटना छोड़ के ये बाहर, मतलब एक ग्रामीण पटना के इलाके में आ गए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, इसकी घोषणा तो मैंने चुनाव के परिणामों के तुरंत बाद कर दी थी कि आने वाले 5 वर्ष में मैं पूरी तरीके से बिहार के समाज से जुड़कर रहने की जो सोच है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि किसी रिहायशी बंगले में रहने के बजाय एक आश्रम बनाकर वहाँ रहा जाए और लोगों के साथ रहा जाए। यहाँ सिर्फ मैं नहीं रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ सैकड़ों लोग, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आश्रम का स्वरूप फाइनल होता जाएगा, वैसे वैसे और लोग रहेंगे। और वो जो लोग रहेंगे वो संकल्पित लोग हैं, जो कि अपना एक तरीके से जीवन बिहार में सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए अपना देना चाहते हैं। उसमें नए लड़के हैं, उसमें बुजुर्ग लोग हैं, और इन्हीं के माध्यम से बिहार में घर घर ये बात पहुंचाई जाए, जन स्वराज की विचारधारा को, इस प्रयास को, और बिहार में क्यों बदलाव ज़रूरी है और कैसे इसको किया जा सकता है। एक तरीके से उसके करने वाले जो फुट सोल्जर्स हैं, उसके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके निर्माण का ये स्थल है। चलिए, ये तो आपने अपनी बात कही, लेकिन इन दिनों आप भी देख रहे हैं बिहार की राजनीति भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर काफ़ी गरमाई हुई है। आप 2 दिन पहले वहां गए थे, महापंचायत में शामिल हुए, परिवार वर्ग से मुलाकात की। क्या लग रहा है, मतलब ये एनकाउंटर? देखिए, भरत तिवारी का कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, उनकी तो हत्या हुई है। इनकाउंटर तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कि गोली दोनों ओर से चले, तो इनकाउंटर तो हुआ नहीं है। लेकिन ये तो एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार में इस सरकार के बनने के बाद 20 से ज़्यादा, इनके शब्दों में, सो कॉल्ड इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर, एक नया शब्द ईजाद किया है, इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं लोग। इसके पीछे आपको समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि जो सत्ता में ऊपर लोग बैठे हुए हैं, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी सोच ये है, और कम से कम ये वो प्रदर्शित करते हैं कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना, पुलिसिंग का मतलब है किसी को मार देना। मेरी अपनी समझ ये है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग इससे सहमत होंगे कि पुलिसिंग का मतलब गोली चलाना नहीं है। पुलिस का काम तो समाज की रक्षा है। अपराधियों को मारने के नाम पर अगर आप पुलिस को गोली चलाने की छूट दे देंगे, तो भरत तिवारी जैसी घटनाएं, मैं रादर कहूँगा दुर्घटना, होती रहेगी। इसलिए कि ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है। ये बात तो ठीक है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कौन अपराधी है, उसका अपराध क्या है और उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, ये तय करना किसी मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का, विधायक का, थानेदार का काम नहीं है। संविधान के तहत वो काम, वो जिम्मेवारी न्यायालय की है। और जब आप उस बनी हुई व्यवस्था से अलग हटकर कोई एक नई व्यवस्था बनाएंगे, जिसमें आप रोज़ मंच पर खड़े होकर ये कहेंगे कि अपराधियों को गोली मार दिया जाए, तो फिर वो आपके हाथ में, नियंत्रण में रहेगा नहीं। और वही बिहार में हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज किसी को पैर में गोली मार दी, आज किसी की हत्या कर दी गई, और जहाँ कहीं अगर उसमें 10 केस होगा तो 3-4 गलती होगी। ऐसे तो संवैधानिक तरीके से हर अपराधी को भी गोली मारना गलत है, लेकिन उसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। और वही हुआ है भरत तिवारी के केस में, क्योंकि आपने प्रशासन को खुली छूट दे दी है। इसीलिए जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये कहा कि घटना की जो जांच की बात हो रही है, न्यायिक जांच की, तो जांच में सबसे ज़रूरी बात यह है समझना कि किसकी जांच होगी। क्या जिन लोग, जो पदाधिकारी, जो कांस्टेबल, जो एएसआई, डीएसपी, थानेदार वहाँ पर थे, गोली चलाई या चलवाई, उनकी जांच होगी, या पटना में बैठे हुए पुलिस हेडक्वार्टर में लोग जो इसको नियंत्रित कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, उनकी जांच होगी,
या फिर सरकार के गृह विभाग के गृह मंत्रालय गृह मंत्री के भी उस जांच होगी, क्योंकि उनके वक्तव्यों का कितना असर पड़ा है इस तरह के पुलिसिया व्यवहार पे, इसको भी जांच के परिधि में लाया जाना चाहिए। जब तक आप उस चीज़ को नहीं एड्रेस करेंगे तो किसी कांस्टेबल को या एएसआई को सस्पेंड कर देने से ये रुकने वाला नहीं है। और आप देखिएगा बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये नियंत्रण से बाहर होने वाला है। हर पुलिस वाले को, हर थानेदार को आप कहिए कि आप गोली मार दीजिए, किसी को जो आपको अपराधी दिखता है उसको गोली मार दीजिए, तो तय करने का तो कोई मैकेनिज्म है नहीं कि अपराधी है कौन। चौधरी सिंह कहे हैं कि उनकी पुलिस को कोई चैलेंज करेगा तो पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि उसको भाई आप न्यूट्रलाइज कीजिए। संविधान, अभी सम्राट चौधरी पहली बार सत्ता में आए, इतना उनको अनुभव है नहीं, और जोश में आकर राजनीतिक एक तरीके से अपरिपक्वता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि पुलिस को गोली। भाई आप जनता के लिए हैं, पुलिस के लिए नहीं हैं। पुलिस तो एक माध्यम है समाज में व्यवस्था बनाकर कायम करके रखने के लिए। आप कोई मिलिट्री रूलर नहीं है कि आपकी प्राथमिकता पुलिस से गोली चलवाना है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। ये घटना इसलिए हो रही है कि सरकार का मुखिया, जिसकी खुद की आपराधिक छवि है, उनकी प्रवृत्ति अपराध की रही है। अगर सम्राट चौधरी के डेफिनेशन से चलिए तो जिस दिन 7 लोगों की हत्या के मामले में उनको अरेस्ट किया गया तो उस दिन पुलिस को उनको गोली मार देना चाहिए था। क्या उसका समर्थन करेंगे सम्राट चौधरी, उनके दल के लोग और उनके समर्थक? कौन तय करेगा कि भाई आप कह रहे हैं कि नहीं मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे राजनीतिक तौर पे फंसाया गया, तो दूसरा व्यक्ति भी ये कह रहा है कि भाई मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे राजनीतिक तौर पे आप मार रहे हैं। ये कौन डिबेट सेटल करेगा? ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में सेटल किया जा सकता है। ये वो देश है जहां कसाब का भी ट्रायल चला है, जहां इंदिरा जी के हत्यारों का ट्रायल चला है, जहां गांधी जी के मारने वालों का भी ट्रायल चला है। अगर अपराध बिल्कुल सामने हुआ है फिर भी न्यायालय ही तय करेगा कि अपराध किसने किया, उसका मोटिव क्या था और उसकी सजा क्या होनी चाहिए। वो कोई सम्राट चौधरी, उनका मंत्री, उनका विधायक, थानेदार, अफसर तय नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो जांच कमेटी अभी बनी है, जो मैंने वहाँ पर भी बात कही है कि जांच कमेटी में हम लोग भी जाएंगे, अपना प्रतिवेदन देंगे और उनको हर हालत में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में गृह विभाग की जो भूमिका है, जो एसटीएफ की भूमिका है, उसको जांच के परिधि में लाने का हर संभव प्रयास किया जाए। इसके लिए दबाव बनाया जाएगा। आगे क्या करेंगे? आप कह रहे थे कि फिर सम्राट चौधरी का घेराव करेंगे, क्या क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मान लीजिए अब मैं वहाँ गया, मैंने 3 जो बातें कही कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक राज्य के मुखिया ने संवेदना के एक शब्द भी नहीं कहे। सही है गलत है उसको छोड़ दीजिए, कम से कम राज्य के मुखिया के तौर पर एक संवेदना तो के शब्द तो बोलिए। मेरे जाने का असर ये है कि पहली बार घटना के होने के बाद पहली बार उसी शाम एसपी जिले के वहाँ पहुँचे हैं, वरना ये तो लोग इतने असंवेदनशील हैं कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने परिवार को विजिट करना भी गवारा नहीं समझा है। पहली बार शाम होते होते 24 घंटे के अंदर न्यायिक जांच के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो गई, उन्होंने घर वालों से मुलाकात की और सबसे बढ़कर कल सम्राट चौधरी ने भी खुद पहली बार उस घटना पर यह बोला है कि न्याय मिलेगा। तो ये मेरी ताकत नहीं है, जो वहाँ भीड़ है, जो समाज का दबाव है, और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप अपने लिए भी न्याय चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए न्याय चाहते हैं, तो आपको किसी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। समाज की ताकत के आगे सरकार की और पुलिस की ताकत कुछ नहीं है। आप साथ हत्या का आरोप लगाते रहे सम्राट चौधरी पर, लगा रहे थे जब चुनाव के समय, अभी बोल रहे वो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बना हुआ है। उससे क्या होगा? अगर आपने हत्या की है, उसमें आप जेल में गए हैं, कोर्ट ने आपको बरी नहीं किया है, तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए या प्रधानमंत्री बन जाइए, वो छूटेगा तो नहीं। मैंने किसी को कहा ये वो दाग हैं जो धुलेगा नहीं, चाहे कोई भी सर्फ लगा लीजिए, एरियल लगा लीजिए। न्यायालय ने उनको बरी नहीं किया, उस अपराध से उनको अपराध मुक्त नहीं किया। पूरे देश में, आपके दर्शकों को समझने की जरूरत है, पूरे देश ने निर्भया का एक केस देखा था, रेप और हत्या का। उसमें जो अभियुक्त थे, ज़्यादातर अभियुक्त नाबालिग होने के नाम पर छूट गए थे। इसका मतलब क्या है कि क्या हम उनको रेपिस्ट नहीं मानेंगे? क्या उनको हत्यारा नहीं माना जाएगा? मेरे भाई सम्राट चौधरी जी जेल में थे
और सिर्फ इसलिए न्यायालय से निकले क्योंकि इन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया जो फर्जी था कि मैं 15 साल का हूं, इसलिए मुझे न्यायालय से राहत मिलनी चाहिए। तो इस बात को आप समझिए, न्यायालय ने ट्रायल चलाकर उनको बरी नहीं किया है, उनको बेल नहीं दिया है, नाबालिग होने के नाम पर आप छूटे हैं, तो आप अभियुक्त तो रहेंगे ही। तो ऐसे कितना दिन चलेगा? आप कह रहे हैं इनकाउंटर राज जैसे माहौल आ गया, तो सम्राट चौधरी ऐसे में कितना दिन कंटिन्यू कर पाएंगे ऐसे व्यवस्था? मुझे ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव तक तो जरूर इनको भाजपा वाले लेकर चलेंगे, चाहे जितनी भी गलती हो। लेकिन भाजपा के अंदर के भी की जो सुगबुगाहट है वो आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। लोगों को इस बात की घबराहट भी है और कहीं ना कहीं वो चिंतित भी हैं, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जो पहले 2-3 महीने हैं ये तो एक तरीके से राजनीतिक हनीमून का पीरियड होता है जब, लेकिन आप देखिए इन 2-3 महीनों में ही इतनी तरह की गलती इन्होंने की है, चाहे उनके भाषणों में बोलने का तरीका, चाहे ये कहना कि जाति को देखकर गोली मारिए, या ये कहना कि हरे गमछे को देखकर गोली मारिए, या लोगों को भ्रमित करना कि अब बिहार में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनेगा, कि बिहार में पढ़ाई के लिए कक्षा जो है वो अब 3 बजे तक नहीं, रात में 8 बजे तक चलेगा। मतलब उलूल जुलूल बातें करना ये इनकी पहचान बन गई है, और कहीं ना कहीं जो इनका चाल चरित्र चेहरा है वो पद पर आते के साथ दिखना शुरू हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं। भाजपा वाले भी इनको यूपी के चुनाव तक, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर शायद यूपी के चुनाव तक इनको लेकर चले, उसके बाद चलने वाले नहीं है। खुद ही कहते हैं कि भाई ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी हैं, नीचे शुभेंदु दा है, बीच में मैं हूं, अपराधी यहाँ टिकेंगे नहीं। तो क्या योगी मॉडल को यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है बिहार में? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि जब ये कह रहे हैं कि बिहार को अपराध मुक्त कर देंगे, तो क्या 20 साल से जो भाजपा और जदयू की सरकार चल रही थी वो अपराध मुक्त नहीं था? क्या वो अपराध युक्त था? जो विजय चौधरी आज उप मुख्यमंत्री हैं जदयू के, उनसे जरा ये पूछिए सवाल कि क्या 20 साल के नीतीश के राज में अपराधियों का सफाया नहीं हुआ, जो सम्राट चौधरी के मॉडल की जरूरत है? 20 साल से तो भाजपा और जदयू वाले यही दावा करते रहे हैं कि राजद के जंगल राज को खत्म करके नीतीश कुमार ने सुशासन यहाँ बना दिया। तो अगर बिहार में सुशासन 20 साल से चल रहा था तो किस अपराध मुक्त की बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जदयू के कितने नेता मंत्री ये मानने को तैयार हैं कि नीतीश कुमार का जो 20 साल का राज था उसमें अपराधियों का बोलबाला रहा है, जिसकी सफाई सम्राट चौधरी को करने की जरूरत है। दूसरी बात कि अगर अपराधी हैं तो उसको कानून के तहत ही तो सजा दिलवाइएगा। आप ये कह सकते हैं कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा, उनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पुलिस उनको गोली मार देगी, तो क्या सम्राट चौधरी या भाजपा का नेतृत्व तो ये कह रहा है कि हम पुलिसिया स्टेट बना दिए बिहार को? क्या यहाँ न्यायालयों को बंद कर दिया जाएगा? तो ये तो मैंने जो आपको पहले कहा, ये राजनीतिक और प्रशासनिक अपरिपक्वता को दिखाता है, और ये चलेगा नहीं। बिहार जैसे राज्य में तो चल ही नहीं सकता है, गांव-गांव में मारपीट शुरू हो जाएगी। बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, जेडीयू के लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष तो कर ही रहा है। करेंगे। आप देखिए इस मुद्दे पर हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। जिस महापंचायत की आप बात कर रहे हो तो सब भाजपा ही वहां बैठे हुए थे, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों के लोग बैठे हुए थे। कौन व्यक्ति इस बात के लिए सहमति देगा कि आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता को जो समाज के लिए लड़ रहा था या समाज के लिए आवाज उठा रहा था, उसको आप गोली क्यों मार देंगे? संभव है कि उसने उस समय उस वक्त जो किया वो गलत है, आप उसको पकड़ लेते, आप उस पर ट्रायल चला देते, आप उसको गोली क्यों मारेंगे? और यही जांच का विषय है, क्योंकि लोकल पुलिस ने उसको नहीं मारा है। लोकल पुलिस तो 3 दिनों से वहां जा रही थी, एसटीएफ ने मारा है। तो ये जांच का विषय है कि आखिर एसटीएफ को क्यों भेजना पड़ा, वो कोई दुर्दांत अपराधी आतंकवादी तो था नहीं। तो किसी न किसी ने गृह विभाग से या एसटीएफ से या पुलिस हेडक्वार्टर से ये आदेश तो दिया होगा। एसपी साहब अब खड़े होकर बयान दे रहे हैं। देखिए, हो ये रहा है कि अब जब समाज का दबाव बना है और लोगों को लग रहा है कि अब तो गर्दन कटेगी, तो जो निचले पदों पर काम कर रहे हैं लोग, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। मेरे भाई कांस्टेबल या एएसआई, डीएसपी, ये तो किसी न किसी के आदेश का पालन कर रहे थे, और नहीं तो जांच के द्वारा ये बताइए कि नहीं, ये ऊपर के आदेश के विरुद्ध जाकर उन्होंने गोली चलाई। नहीं तो किसी ने तो एसटीएफ से आदेश दिया होगा गोली मारने की। एसपी को कैसे नहीं पता है वहां एसटीएफ मूव किया है, और एसपी को पता नहीं है? और अगर पता नहीं है तो फिर किस बात के एसपी हैं?
एसटीएफ के हेडक्वार्टर के यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गलती हो गई है, हम लोग जांच कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी भूमिका की भी तो जांच होनी चाहिए। आप तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हैं। 3 दिन से ये घटना चल रही थी। खुद सम्राट चौधरी ने एक सिवान में अपने सभा में इसकी जिक्र किया है। इसका मतलब है कि सरकार को शीर्ष पर बैठे लोगों को इसकी जानकारी थी कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या परिस्थिति है। उस परिस्थिति के नज़रिए से आपने वहाँ एसटीएफ भेजा, पुलिस फोर्स भेजा और उसने गोली चलाई है। तो ये साफ दिखाता है कि ये किसी मालाकार साहब ने अकेले गोली नहीं चलाई है, कोई डीएसपी की ताकत नहीं है। जब तक एसपी, एसटीएफ और गृह विभाग के आला अधिकारियों ने हरी झंडी नहीं दिखाई होगी, तब तक इस तरह के मामले नहीं हो सकते हैं। सरकार अब उनका गला फंस गया है, तो छोटे पदाधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, वो होगा नहीं। चलिए प्रशांत जी, एक दूसरे मुद्दे पे बांकीपुर को लेकर अब बात करते हैं, क्योंकि आप तो पटना से बाहर यहाँ आ गए हैं, लेकिन अभी उपचुनाव होना है बांकीपुर में। बड़ी चर्चा है कि भाई प्रशांत किशोर ही वहाँ से क्यों नहीं लड़ जाते हैं। ये बड़ी चर्चा चल रही है। बिल्कुल चर्चा है। क्यों चर्चा है, आप इसको समझिए। जो भाजपा के एनडीए के वोटर हैं, जैसा कि आपके दर्शकों को पता है, बांकीपुर वो सीट है जो भाजपा पिछले 40-45 साल से हारी नहीं है। आप मान कर चल सकते हैं कि वो भाजपा का बिहार का सबसे मजबूत सीट है राजनीतिक नजरिए से। वहाँ के लोग आकर ये कह रहे हैं कि प्रशांत जी आप लड़िए, क्योंकि लोग इतने इससे ज़्यादा इस प्रेजेंट सरकार से इतने नाखुश हैं, खासकर इसके मुखिया के तौर पर सम्राट चौधरी के चयन से इतने नाखुश हैं कि जो भाजपा के वोटर हैं वही आके कह रहे हैं कि आप लड़िए, क्योंकि हम लोग लालू जी को की पार्टी को तो वोट दे नहीं सकते हैं, लेकिन आप जैसा व्यक्ति कोई खड़ा होगा, जनसुराज का कोई आदमी खड़ा होगा, तो हम लोग ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि नहीं, वोट लेने के बाद नीतीश कुमार को हटाकर जो सम्राट चौधरी को बनाया गया है, ये सही चयन नहीं है। और इससे बिहार की जनता इंक्लूडिंग भाजपा के वोटर भी इससे सहमति नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। और हम लोग ये बता भी रहे हैं बिहार बांकीपुर की जनता को कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हमने सम्राट चौधरी के लिए वोट नहीं दिया था, तो आप मोदी जी को, अमित शाह जी को कैसे बताएंगे कि आप इससे सहमत नहीं हैं? आप कोई मोदी जी से फ़ोन पर तो बात करेंगे नहीं। तो आपके पास अवसर है, ईवीएम पर भाजपा को हराइए। मोदी जी को खबर हो जाएगी कि जो निर्णय यहाँ पर उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर लिया है, उससे बिहार की जनता इंक्लूडिंग भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक सहमत नहीं है। सम्राट चौधरी तो चलिए बात की बात है कि एक आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो प्रशांत किशोर पे सवाल होगा। पिछले विधानसभा में आप कहते थे करगहर की जनता चाह रही है चुनाव लड़े, आप नहीं लड़े। राघोपुर की जनता चाह रही है, आप कह रहे थे, आप नहीं लड़े। अब एक और सवाल पूछ लेता हूँ ये कि उस समय देखिए आपने, अब आप बहाना इसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने कहा कि भाई अगर मैं ही चुनाव लड़ूंगा तो सारा मशीनरी मेरे चुनाव में लग जाएगा, तो मेरे बाकी के उम्मीदवारों को कौन जिताएगा। अब अभी तो एक ही चुनाव है, तो क्यों नहीं लड़ जाते हैं? जनता की बात सुन। बिल्कुल 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 लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा। अगर सबकी सहमति ये है कि मुझे ही लड़ना है तो लड़ा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो लोग, अगर मुझे राजनीतिक कोई डर होता है या चुनाव लड़ने हारने जीतने से मैं डरता, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में इतना बड़ा प्रयास मैं कर रहा होता है? और परिणाम आने के बाद भी एक दिन भी बिहार छोड़कर नहीं गए हैं, लगे हुए हैं। तो बोल दिए कि बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं देखिए, एक दल की मर्यादा है, दल का एक तरीका है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमारे लड़ने की जरूरत है, हमारे लड़ने से भाजपा यहाँ हारती है, तो वो भी किया जाएगा। लड़ने के लिए तो वहाँ तैयार है, बिल्कुल पार्टी तैयार है, हम तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं, लेकिन पहले चुनाव की घोषणा होने दीजिए। तो दल से वो तो प्रक्रिया है। हाँ, वो प्रक्रिया अलग चीज है। हर दिन आज बांकीपुर में, आप लोग तो खुद पटना में रहते हैं, सबसे ज्यादा सक्रियता तो जनसुराज की ही है। आप ही बाहर निकल के आ गए, हम ही निकल के आ रहे हैं। नहीं, ये तो चूंकि मेरा पहले का कमिटमेंट है कि मैं आश्रम में ही रहूंगा, लोगों के साथ रहूंगा, जनसुराज के कार्यकर्ता साथियों के साथ रहूंगा अगले 4-5 साल, इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। ये बताइए, आप जो ये बांकीपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, एक चीज़ आप बड़ा बोलते हैं कि भाई जनसुराज को ट्राई कीजिए, क्योंकि बीजेपी का भी एक संख्या बढ़ जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, आरजेडी की भी एक संख्या अगर बढ़ जाएगी तो कुछ नहीं होना है। ये दलील नहीं, क्यों? ये दलील नहीं दिया जा रहा। दलील ये दी जा रही है कि बहुतेरे लोग बिहार में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस समय उन्होंने ये कहा कि वोट तो हम जनसुराज को ही देना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जनसुराज को वोट देने जाऊं और लालू का जंगल राज उसमें आ जाए। इसी तरीके से लालू जी के जो समर्थक थे, खासकर मुसलमान वर्ग के बहुत सारे लोग, उन्होंने जनसुराज को वोट देना था, लेकिन इसलिए ना उन्होंने वोट नहीं दिया, उनके शब्दों में, कि कहीं हम जनसुराज को वोट देने जाएं और भाजपा बीच में आ जाए।
तो इस बात को ये बताया जा रहा है कि भैया अगर सिर्फ आपने इसलिए वोट नहीं दिया था क्योंकि आपको डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्टी के आप समर्थक हैं, ये डर था कि विपक्षी पार्टी ना आ जाए, तो वो डर तो अभी नहीं है। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, लेकिन आपको जनसुराज पसंद है, तो भाजपा की सरकार बांकीपुर में हारने से तो खत्म होगी नहीं। भाजपा की सरकार तो अगले 5 साल के लिए है, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति को जिताकर, जनसुराज को जिताकर एक मैसेज दे सकते हैं कि भाजपा बिहार के वोटर्स को, बांकीपुर के वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है। उसी तरीके से जो लालू जी के वोटर हैं, उनके पास ये जो डर था कि भाजपा की सरकार बन जाएगी, तो भाजपा की सरकार तो बनी हुई है। तो अगर आप कोई एक ऑल्टरनेट ताकत को वोट देंगे जो भाजपा को हरा सकती है, तो कहीं ना कहीं बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। रेफरेंडम क्यों मान रहे हैं आप बांकीपुर को? रेफरेंडम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बना है। अभी तक चेहरा नीतीश कुमार रहे हैं और भाजपा पीछे से रहती है। उनका संगठन है, उनकी विचारधारा है, उनका पैसा है, उनकी सरकार है, उसकी ताकत है, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार रहे। ये पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री है और तब चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यशैली पर, डबल इंजन की सरकार पर, उनके बुलडोजर वाली नीति पर, उनके इनकाउंटर वाले नीति पर, इन सब पर जनता पहली बार वोट कर रही होगी। ठीक है, एक ही विधानसभा में वोट हो रहा होगा, लेकिन ये परिस्थिति नहीं है क्योंकि इससे पहले भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है और उस विधानसभा में हो रहा होगा जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बांकीपुर में भाजपा हारी तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अच्छा, एक दो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रशांत जी को क्या आपकी नज़र रहती है? आपने 5 राज्यों का चुनाव देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपने वहाँ पे ममता बनर्जी पार्टी के लिए काम किया हुआ है। क्या हो गया ये पश्चिम बंगाल में? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी रही होगी और कहीं ना कहीं टीएमसी वाले थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, क्योंकि आपको याद होगा 2021 में जिस चुनाव में मैं जुड़ा हुआ था, जिसमें टीएमसी जीती थी, उससे पहले के पंचायत और लोकसभा के चुनाव में टीएमसी को झटका लगा था और पूरे भारत में ये चर्चा चल रही थी कि भाजपा बंगाल जीत रही है या जीत सकती है, टीएमसी हार सकती है। तो जब आप थोड़ा डरे हुए होते हैं तो आप सुधार का, बेहतरी का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके उलट इस बार पंचायती चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिली और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग जैसे लोगों के आकलन के विपरीत टीएमसी को अच्छी सीटें आ गई। तो अब जो भाजपा का समर्थक था बंगाल में, वो भी कह रहा था कि नहीं, लड़ाई तो अच्छी होगी लेकिन जीत तो दी ही जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेसेंसी थी और बीजेपी ज़्यादा तैयारी करके गए थे। बाकी जो सरकारी व्यवस्था है, एसआईआर है, सेंट्रल फोर्सेस का उपयोग दुरुपयोग है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करने की बात है, वो सारी बात तो है, काउंटिंग में हंगामा हुआ है, वो सारी बात है, लेकिन मूल बात मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं टीएमसी ने इस चुनाव में दे वर कॉम्प्लेसेंट। उन्होंने हल्के से लिया, हल्के से इस नज़रिए से लिया कि उनको लगा कि अब बंगाल में भाजपा हमको नहीं हरा सकती है, उसका ही लाभ भाजपा उठा ले गई। उसके बाद जो देख रहे हैं हम, विधायकों का 50-50-60 विधायकों का पार्टी छोड़ देना, ममता से अलग होना, सांसदों का छोड़ देना, तो ये कहीं दिखाता नहीं है कि ममता से भी नाराजगी थी जो कहीं ना कहीं अंदर था, वो बाहर निकल कर आया? देखिए, ये तो पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है और पार्टी और उसकी विचारधारा वो विधायकों से और एमपी से तय नहीं होती है। कांग्रेस की आप देख लीजिए, कांग्रेस के जो हालात हैं, पिछले 10-12 सालों में कितने नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए। इसका मतलब कांग्रेस खत्म तो नहीं हो गई। कोई बड़ा नेता, एमएलए, एमपी बड़ा नेता छोड़कर जाता है तो तात्कालिक तौर पर जरूर दल को झटका लग सकता है, दल कमजोर दिख सकता है, हो सकता है, लेकिन मूलतः हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी टीएमसी को 2 करोड़ से ज़्यादा वोट बंगाल में पड़ा है और वो वोट सही या गलत ममता बनर्जी के लिए पड़ा है, उनकी नीतियों पर पड़ा है, उनके विचारधारा पर पड़ा है, उनके कार्यक्रमों पर पड़ा है। तो उस 2 करोड़ वोट को आप 10, 20, 25, 50 एमएलए के आने जाने से नहीं तौल सकते हैं। एमएलए तो जीत कर जब आए हैं तो टीएमसी के सिंबल पर जीत कर आए हैं, तो क्या वो निर्दलीय जीत पाएंगे? तो मैं एमएलए और एमपी के या कुछ कॉर्पोरेटर्स के छोड़ के जाने को बहुत बड़ी घटना नहीं मानता। सर्वाइवल की लड़ाई तो है ये ममता के लिए। सर्वाइवल की लड़ाई है जब आप विपक्ष में चर्चा एक मैं जोड़ दूं इसमें कि चर्चा ये भी है कि भाई कांग्रेस से मर्जर करने की नौबत आ गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कभी होगा, लेकिन ये जरूर है कि जब आपको इतनी बड़ी हार मिलती है
और आपके विपक्ष में बीजेपी जैसी एग्रेसिव पार्टी है तो जरूर वो चाहेंगे कि आपको दबाएं, आपको ख़त्म कर दें, लेकिन पार्टियां ना एक दिन में बनती हैं ना एक दिन में ख़त्म हो सकती हैं। विचारधारा का जो प्रभाव है, जो संगठन है, वो टीएमसी एक दिन में बनी नहीं है, टीएमसी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। और ये बात सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए हो या भाजपा के लिए हो। भाजपा के भी कभी 2 एमपी आ गए थे, लेकिन उससे भाजपा की विचारधारा, उनका संगठन वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। कोई बर्जर का आपकी लग रहा हो सकता है वो जो ये छोटी छोटी पार्टियां, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जितनी राजनीतिक समझ मेरी है, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं कि उनकी क्या बात हो रही है, लेकिन जो बाहर से दिखता है, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मुझे ऐसा कभी नहीं दिखता है कम से कम अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में, कि टीएमसी और कांग्रेस का बंगाल में मर्जर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिरे से इस बात को मैं खारिज। टीएमसी नहीं, छोटे दल जैसे एनसीपी महाराष्ट्र में, जो मतलब आप समझ रहे कहीं नहीं, कहीं मर्जर का कोई ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है, इसलिए कि कांग्रेस भी कोई उफान पर नहीं है। आप देखिए भाजपा की सर्वाइवल के लिए सब आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके लिए कोई आपको बहुत इनसाइडर बनने की जरूरत नहीं है। भाजपा की आज इतनी ताकत है, सत्ता में हर जगह हैं, करीब करीब 75% इंडिया रूल कर रहे हैं। इसके बावजूद छोटी छोटी पार्टियां हैं। बिहार को देख लीजिए, क्या मांझी जी मर्ज कर जाएंगे बिहार भाजपा में? क्या कुशवाहा जी मर्ज कर जाएंगे भाजपा में? क्या चिराग पासवान मर्ज कर जाएंगे भाजपा में? कांग्रेस के नहीं रहे थे ना पहले से। मेरी बात समझिए आप, पार्टियों का गठबंधन में जाना सर्वाइवल के लिए या अकेले लड़ना और मर्ज करना, दोनों दो बात है। क्योंकि अलग पार्टी है तो उसके पीछे सोच है, उसके पीछे कारण है। और कई बार ये जिस पार्टी को आप कह रहे हैं कि मजबूत है, जिसमें मर्ज करना चाहिए, वो लोग भी ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप अगर इसको कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल से देखें, मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर है, वो रिन भी बनाती है और सर्फ भी बनाती है। दोनों जब आप खरीदते हैं तो पैसा तो हिंदुस्तान लीवर के पास ही जा रहा है, तो क्या वो दोनों को मर्ज करके एक ही ब्रांड बना देना चाहिए? तो इसके पीछे न कोई स्ट्रेटेजिक सोच दिखती है, अनलेस कि जो पार्टी है बिल्कुल उसको चलाना मुश्किल हो जाए। मर्जर की संभावना बहुत कम है। टीएमसी हो या एनसीपी, कोई भी हो। मैं एनडीए के पार्टनर्स की भी बात कर रहा हूं। क्या शिवसेना मर्ज कर जाएगी? शिंदे गुट है, क्या वो मर्ज कर गए भाजपा में? तो और मजबूत हो गया अभी। एनसीपी भी नहीं मर्ज किया है, टीएमसी भी नहीं मर्ज करेगी। अरे ये तो बड़ी पार्टियां हैं, इससे बहुत छोटी पार्टियां भी मर्ज नहीं करती हैं। मर्जर बहुत बड़ी बात है, मर्जर बहुत बड़ी बात है। इंडिया ब्लॉक के लिए क्या देखते हैं? मीटिंग हुई है, सब लोग। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है और मैं अपने आप को जहां तक हो सके बिहार के बाहर की घटनाओं से अलग ही रखता हूं। ऐसे चूंकि हम लोग इस फील्ड में हैं तो जितना सामान्य नागरिकों को जानकारी, वैसे हम लोग को भी जानकारी है थोड़ी बहुत, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में, देश की राजनीति में क्या हो रहा है उसमें मेरी ना कोई सहभागिता है, ना मेरी भूमिका है, ना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एकजुट होना चाहिए बीजेपी को भी। भाई देखिए, ये तो नो ब्रेनर है। जब आप अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एकजुट होना चाहिए। लेकिन एकजुट होने के पीछे की जो सोच है, इस पर मैं अपनी पहली भूमिका में लंबी टिप्पणी मैंने करी है। सिर्फ 2 दलों के साथ में आ जाने से, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब मैंने उस पर लंबी टिप्पणी भी की है कि सिर्फ दलों के एक साथ आ जाने से परिणाम पर फर्क नहीं होगा, जब तक उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके कार्यक्रमों में और उन सबसे बढ़कर उनके द्वारा किए जाने वाले जमीन पर होने वाले प्रयास में एकजुटता नहीं दिखेगी, तब तक कोई बहुत बड़ा चुनावी परिवर्तन नहीं दिखेगा। यूपी में कुछ परिवर्तन होगा अगले साल? नहीं मालूम है भैया, मुझे बीजेपी बनी रहेगी। मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि प्रशांत किशोर को नहीं मालूम है, नब्ज जानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं अपना नब्ज नहीं बिहार में बता पा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है तो मैं तो ऐसे टीवी पर बैठ के लोग जो टिप्पणी करते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वैसा हो जाएगा। जो जब हम लोग पहले कहीं प्रेडिक्शन करते थे तो मैं उसमें इन्वॉल्व था, मुझे उसकी जानकारी होती थी, मुझे डेटा या अदर इन्फॉर्मेशन की जानकारी होती है। जब जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करना मेरे स्वभाव के विपरीत है। सवाल पूछ के आपको छोड़ेंगे। अयोध्या में आप देख रहे हैं ये राम मंदिर को लेकर चंदा चोरी और क्या मामला, सब एफआईआर हो गया है, क्या मतलब वाकई मामला इतना गड़बड़ है, क्या हो रहा है? फिर वही बात मैं कहूँगा कि हम लोग को जो जानकारी है वो सतही जानकारी है, मीडिया में जो खबर आई है उसी से जानकारी है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी की जब कमी होगी तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये आस्था का केंद्र है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मंदिरों में पहली बार कोई चोरी की घटना नहीं सुन रहे हैं हम लोग। बनारस में
काशी विश्वनाथ में गर्भगृह से सोना निकाल लेने की घटना हम लोग बहुत बच्चे थे तब सुनते थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो लोग व्यवस्था में हैं कहीं ना कहीं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए स्थान पर अगर आप करप्शन नहीं रोक पा रहे हैं, चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, तो बाकी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। ये दिखाता है कि हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व में एक्चुअली उस आस्था में यकीन रखना दोनों दो बातें। चलिए, शुक्रिया प्रशांत जी, आपने आज तक के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत किशोर जो बिहार और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है अपनी बातें रख रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।